अच्छा, तो आप जो डिफ़िकल्ट इंटरव्यूज़ होते हैं या फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड जो मूवमेंट्स होते हैं, उनको आप कैसे हैंडल करते हो? जैसे आपने बोला प्रेजेंस ऑफ माइंड, पर आप एग्जैक्टली क्या करते हो वैसे सिचुएशंस में? आप सिचुएशन दो। हुआ होगा ना आपके साथ वैसे, यहाँ से आपने क्या किया, वैसे कुछ हुआ एक होगा। चुनाव हुआ है कि क्या ही हाँ, तो बोलूँ फिर अब। आप बताइए। ऐसे ऐसी चीज़ें हुई है ज़िंदगी में कि बड़ी कठिन कठिन समस्याओं से सामना करना पड़ा। भाई काफ़ी बार तो ऐसा भी हो जाता ना, आप इवेंट में हो, आप ही सब कुछ हो और आपको कुछ भी नहीं पता। सोचो क्या होगा। मैंने आपको बुला लिया किसी इवेंट में, ना आपके पास किसी का नाम है, ना कोई लिस्ट है, कौन क्या करने वाला है ये भी नहीं पता है। तो अब क्या करोगे? अरे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ भाई, मैं मुझे जो बताई, किस्सा सुनाता हूँ। मैंने शुरुआत में कहा कि मेरा और इंग्लिश का पंगा हाँ है। हाँ। उसे मैं समझ में नहीं आता और मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती। तो एक दिन ऐसे हुआ कि एक बहुत बड़े नामचीन नागपुर शहर के बहुत बड़े होटल में एक इवेंट था। तो मैं ना मेरे 1-2 कैफ़े-वैफ़े है तो मैं उसकी शॉपिंग कर रहा था। तो शुरुआत शॉपिंग कर रहा हूँ तो अपन वही छठे और भाई अपन शॉपिंग कर रहे हैं और मैं नॉर्मली आपको बेसिकली वैसे ही मिलूँगा। ये मुझे नहीं पसंद वो दिखावा। जिसमें कंफर्टेबल हो मैं उसमें कंफर्टेबल हो जाता हूँ। तो मुझे फ़ोन आया, "अरे परेश भाई, भाई हेल्प कर दो यार।" मैंने कहा क्या हुआ? "अरे यार क्लाइंट ने जब बोला था बोले मैंने आप ही का नाम बता दिया था पर मैं आपसे बात करना भूल गया था काम-काम के चक्कर में और मैं उनको बताना भूल गया था कि मैं उनसे बात करूँ। आज उनका इवेंट है 6 बजे, साढ़े 4 बजे मैं महल में अपने नागपुर के महल में शॉपिंग करूँ और स्लीपर पहन के और ये मुझे बोल रहे हैं भाई अभी का इवेंट है और वहाँ से मेरा घर का दूरी और ट्रैफिक अगर पकड़ा जाए रास्ते काम चालू होने की वजह से तो काफ़ी दूर था और वहाँ से सेम दूरी पे लोकेशन था। तो मुझे बुला लिया, मैंने कहा ठीक है, मैं ना नहीं बोल पाया क्योंकि संबंध है अपने अपनी जगह। तो अब दिमाग ये लगाया कि मैंने कहा भाई किधर इधर कहाँ जाऊँ? इससे बेहतर मैं ऐसे ही चले जाऊँ। मैं निकला हूँ वहाँ से, आप यकीन मानो, महाल गया, कपड़े की दुकान पे बाहर कपड़े टंगे हुए थे, अच्छे दिखे, तुरंत लिया। वहाँ से थोड़ा आगे गया, सेम मैचिंग में शूज़ लिया, उसके थोड़े आगे गया, ट्रैफिक की वजह से रुका हुआ था पर एक कैब दिख रही थी और वो कैब लिया। एक तो मैं अब शॉपिंग कर रहे हो आप तो भाई हालत खराब है। मैं ऐसे ही वो ऐसे ही रास्ते से शॉपिंग करते-करते मैं उस बड़े होटल में पहुँच गया। वहाँ पहुँच के फ्रेश हो रहा था। मैं बोला ब्रीफिंग के लिए बुलाओ। वो आए, तो वो बोलते हैं देखो दुल्हन जो है वो इटली की है और दूल्हा जो है वो फ्रांस या कहीं का तो भी है। वेडिंग वाला था वो। हाँ। हाँ हाँ। मैंने बोला क्या बोला भाई? बोले दोनों फॉरेनर है। बोला एंकर किसको बुलाया आपने? मुझे। क्लाइंट फॉरेनर है, एंकर इंग्लिश। मैं। आपको पता तो भी है? मुझे नहीं पता, तू कुछ भी कर ले भाई, मैं तो जा रहा हूँ। मैं शॉक, मैं बस भाई टाइट हुआ, अब मैं करना क्या है? मैं गया, आ तो गया, अब वापस कैसे जाओगे आप? तो मैं देख रहा हूँ कि कुछ तो इंडियन दिख रहे हैं, साड़ी-वाड़ी पहन के। मैंने लड़की वाले हैं, एक्सपीरियंस हो गया इतना। मैंने कहा चलो कुछ तो दिख रहे हैं साड़ी पहन के, मैं बच गया। पर लड़के का बाप आया। डब्ल्यूडब्ल्यूएफ देखते हो आप? नहीं। देखोगे ना तो पता चलेगा आपको, केन करके एक प्लेयर है वहाँ पे, सेम टू सेम। ये हाइट, पूरा टकला, पूरा फॉरेनर, फुल इंग्लिश, उसकी वाइफ, इधर दूल्हा पूरा स्पाइडरमैन, बाल से लेके सब कुछ स्पाइडर। गोरा, उसके पूरे दोस्त वही, मैं। अब ये सारे अंग्रेज होने की वजह से जो साड़ी पे बैठी हुई ऑडियंस थी, ये इन्हें भी नहीं आती, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। मैंने कहा हिम्मत जुटाया, डीजे वाला अच्छा दोस्त था। तो मैंने बोला देख भाई अब तू और मैं ही, ठीक है? मैं शुरुआत में ही वही अपना हेलो चेक 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 चेक। मैंने कहा ठीक है। सबसे शुरुआती मेरे को ना मिला दूल्हे का फोन, सामने ही बैठे हुए पिताजी उसके। तो मैं उनसे बोलता हूँ सर आई एम एंकर परेश, आई एम टुडेज होस्ट। सर
your problem and my problem is same to your problem, sir. Sir, your problem, you don't know Marathi. Same to same problem, sir. I don't know English. Sir, Ganpati Bappa Moria. या I don't know Marathi. मैं बोला भाई कुछ तो समझा. शुरू यही टूटी फूटी इंग्लिश में. उस दिन तो मेरी इंग्लिश ऐसी हो रही है कि मैं मिरर को भी ग्लास बोल रहा हूँ. किस्मत से एक लड़की मिली जो मेरी टूटी फूटी इंग्लिश को ट्रांसलेट करके उनको बता रही है. और वो तारीफ वो इतने खुश हो गए क्योंकि मैं जब उनको बुलाया उनके बंदों को डांस करने के लिए. बस सर आई एम हॉलीवुड इज मैं बहुत बड़ा फैन है हॉलीवुड का. और सर आई नो सुपर हीरोज. सो यू ऑल लाइक लुक सुपर हीरोज. सर यू आर सुपरमैन. लुक लाइक सुपरमैन. उनको लुक लाइक समझ में तालियां बज रही है. मैं यू लुक लाइक स्पाइडरमैन. तालियां बज रही है. मुझे यू लुक लाइक जॉन सीना. तालियां बज रही है. उधर तो सुपरस्टार. सामने के लिए तालियां बज रही. दूल्हा खुश, दूल्हे के माँ बाप खुश. वो सारा इवेंट होने के बाद ना मैं खड़ा एक जगह तो मुझे बुलाते हैं. हेलो प्लीज कम. मैं डरा सहमा सा. मैंने कहा हो सकता है. मैं ऐसे खड़े होके जी सर. तो उन्होंने इंग्लिश में इतनी अच्छी तारीफ की मुझे वो समझ में नहीं आया. बट वो बाजू वाले जो थे उन्होंने बताया मुझे भाई वो तारीफ करो. उन्हें काफ़ी अच्छा लगा. फिर कॉन्फिडेंस बढ़ गया. मैंने कहा मैं ये कर सकता हूँ. मैं भी कर सकता हूँ. कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है. तो इसके बाद फिर मुझे कंटिन्यू उस मंथ तो ऐसा हुआ ना कि सारे आधे से ज़्यादा फॉरेनर वाली फैमिलीज मिली मुझे. तो मज़ा आया. ये एक था खतरनाक. तो आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसको और आप अपनी करियर को कैसे हैंडल करते थे, मैनेज कैसे करते थे? सही सवाल है तो गलत जवाब सुनिए. देखिए पर्सनल लाइफ मेरी नहीं, हर किसी की अपनी अपनी है. और हम ऑन स्क्रीन जो दिखते हैं वैसा बिल्कुल भी हमारे लाइफ में नहीं. चाहे मैं हूँ या कोई भी हो. सारा विपरीत. आप देखो सभी की बड़े बड़े स्टार्स कोई डिवोर्सी है, किसी के घर में क्लेश हो रहा है. अब बिग बी जैसे परिवार में अगर क्लेश हो रहा है तो हमारे परिवार तो अभी भी छोटे ही पड़े हुए हैं. तो बहुत डिफरेंट होता है, बहुत अलग होता है. पर एक बात है, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो मैं असर नहीं पड़ने देता. मैं भूल जाता हूँ. एक मैं मेरी जितनी भी बुरी आदतें हैं, कहता ना बुरी आदतें जल्दी लगती है, तो मैंने मेरी सारी अच्छी आदतों को बुरी आदतें नाम दिया. तो उनमें से मेरी सबसे बुरी आदत ये है मैं भूल जाता हूँ. अभी यही पीछे में अगर मेरा किसी से झगड़ा हुआ है और मुझे आपके साथ इंटरव्यू करना है मैं भूल जाऊँगा. ऐसे भी इंटरव्यू करूँगा. ऐसे ही हैंडल हो जाता है. काफ़ी बार बहुत प्रेशर रहता है. और एक आर्टिस्ट के ऊपर तो ज़्यादा ही होता है क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उससे समझने वाला कोई नहीं होता. सबको लगता है हम समझते हैं, नहीं समझ पाते आप. बहुत सारी आप भी जब आप आगे आएंगे, आप बड़े प्लेटफॉर्म पे आप बहुत ऊंचे पे काम करोगे तब ना पता है आपको एक लगेगा सब तो है यार, इतना कुछ तो है. पर हम क्या सोचते हैं कि जो हमारा ऑन स्क्रीन जिस तरीके से हमारा लाइफ है, हमें हमारा स्ट्रगल पता है, हमें हमारी तकलीफें पता है, हमें हमारी चीज़ें पता है, हमें क्या करना पड़ता है उस समय, कैसे कैसे लोग मिलते हैं, कैसे कैसे क्लाइंट मिलते हैं, क्या क्या नहीं सुनना पड़ता. नौ रंग अतरंग सारे रंग मिल जाते हैं. तो इतना कुछ होने के बाद अपन गरीब घर जाते हैं या फिर अपन हमारे क्षेत्र में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि यार यहाँ तो सुकून मिल जाए. तो लगता है कि कोई दोस्त हो. पर मुझे नहीं लगता किसी आर्टिस्ट का कोई दोस्त हो सकता है. नहीं हो सकता. एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो मिला था नाना पाटेकर साहब का. अभी एग्जैक्टली डायलॉग याद नहीं है पर उसमें वो बोलते हैं नहीं समझ सकता, मेरी तकलीफें नहीं समझ सकता, मैं क्यों हंसता हूँ, मैं क्यों रोता हूँ, नहीं समझ सकता. और क्या बताऊँ तुझे, बताऊँ तो लोग कहेंगे रो रहा है.
तो ये एग्जैक्टली हर एक आर्टिस्ट के साथ, मैं मेरी ही बात नहीं कर रहा, हाँ हो सकता है मैं ज़्यादा बड़ी बात कर रहा हूँ तो, या फिर काफ़ी छोटी बात कर रहा हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है मेरा पर्सनल, तो ये एक है। तो ये थोड़ा सा बुरा लगता है। हम चाहते हैं हमें भी लोग समझो, समझने के अपने अपने तरीके होते हैं, हम नहीं चाहते, हमें नहीं चाहिए ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, सिंपल सोबर छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी लाइफ, अदरवाइज कुछ नहीं। आपके फैमिली ने आपको सपोर्ट किया इस फील्ड के लिए? आपको घर से सपोर्ट मिलता था आपको? शुरुआती दौर पे तो उन्हें भी समझाने में मुझे बहुत कठिनाई हुई, क्योंकि शुरुआत भी कुछ अतरंगी हुई थी मेरी जब मैं स्टेज पे था। तो आप कह सकते हो, देखो लोग तो कहते हैं कि उनकी तालियां और उनकी दुआएं बहुत काम आती है, तो मुझे वही लोग मेरे बहुत काम आए। मुझे शुरुआती दौर पे काफ़ी लोगों के साथ मैंने काम किया, तो उनके लावनी के प्रोग्राम होते थे, उन्होंने मुझे स्टेज पे दिया, तो उनको क्या लगता था कि मैं भी वैसे ही ना हो जाऊँ। जब मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ तो इनको लगता है कि मैं ट्रांसजेंडर के साथ काम कर रहा हूँ, तो इनको लगता था कि ये ऐसा ना हो जाए। तो ऐसा कुछ था नहीं, वो अपना काम करते थे, मैं अपना काम करता था, बट वो समझाने में मुझे काफ़ी लगा। पर आज जब आपने कर दिया है, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बहुत ही है समय, कॉन्कॉर्ड होता है नागपुर में, बहुत बड़ा इवेंट होता है कॉलेज का। तो उस दौरान क्या हुआ था ना कि मुझे बहुत इंटरेस्ट है, तो बैनर लगा हुआ था, पढ़ लिया, तो वहाँ पे 50 रुपये फीस थी। अब घर वाले देने से रहे, तो मैंने रिक्वेस्ट की, मम्मी को कहा, मैंने कहा दो, मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। और उस समय काम नहीं करते थे, तो रिटर्न कहाँ से करूँगा, पर मेरी इच्छा को देखते हुए मम्मी ने दे दी। और मैंने ये बोला था कि 50 के 100 दूँगा, तो उस समय पता नहीं था, पर मैं निकल गया। मैं निकला, मैंने ऑडिशन दिए, ऑडिशन में सेलेक्ट हो गया और कंपटीशन में उतरा, और वो कंपटीशन लाफ्टर कंपटीशन कॉन्कॉर्ड का। तो उस दौरान उस कंपटीशन में इतने बड़े और इतने अच्छे आर्टिस्ट उतरे थे, उम्मीद नहीं थी कुछ भी। और मैं तो चले भी गया था, दरवाजे तक चले गया था, मैं गेट था। अच्छा वो पोंगे लगे थे जब पता चला कि फर्स्ट प्राइज गोज टू एंकर परेश। उस समय एंकर परेश था, मैं परेश यादव। मैं दौड़ते हुए गया और मुझे जब वो पहला प्राइज मिला वो था 1100 रुपये। और फिर मैं मम्मी के पास गया और मैंने पूरे 1100 रुपये अपनी मम्मी के पास दिए। और जब वो दिए तो तब उन्होंने मेरे को भरोसा किया कि नहीं है, ये कर सकता है। उसके बाद दौर शुरू हुआ। हमारे टाइम पे तो बताऊँ आपको 80 रुपये मिला करते थे एक इवेंट के, वहाँ से शुरुआत हुई। रुपए से लेकर अब तक यहाँ तक पहुँचे आप। ऐसा तो, और ये एक्सपीरियंस है, आपका एक्सपीरियंस जितना बढ़ता रहता है उतना वैल्यू बढ़ता रहेगा। तो आपके जो ऑन स्क्रीन मतलब बैक ये रहता है ना अपना ऑफ स्क्रीन एक्सपीरियंस, या कुछ फ़नी एक्सपीरियंस हुआ होगा आपके साथ? फनी हुआ ना? हाँ, वो बताइए हमें। मेरी वाइफ, इससे फनी मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हुआ। सच्ची स्टोरी सुनो, इससे ज़्यादा हंसोगे। बताइए। पहली नज़र में प्यार नहीं हुआ, इज्जत हुई। दूसरी नज़र में उन्होंने मेरी बेइज्जती की। तीसरी नज़र में उनको मेरा प्यार समझ में आया। चौथी नज़र में उन्होंने हामी भरी, और वहां से लेके 7 दिन में हमने शादी करी। 7 दिन में? अरे बाप रे। इवेंट में मिले थे। अच्छा, और कुछ बुरा एक्सपीरियंस? ऐसे अगर कहा जाए तो सुबह जब आपकी आंखें खुलती है और अगर आप हंसते हुए उठ गए तो समझ लो आपका दिन बहुत बढ़िया है। और अगर मान लीजिए उसी दौरान अगर आप किसी टॉपिक पे या किसी भी तरीके से नाराज हो गए तो समझ लो वो सबसे बड़ा बुरा एक्सपीरियंस है। तो मैं इस तरीके की चीज़ें बोलता हूँ कि हाँ, बहुत सारे। अभी भी मेरे लाइफ का सबसे फनी और यादगार इंटरेस्ट यानी है तो बुरा एक्सपीरियंस मेरी एक्स गर्लफ्रेंड। अच्छा, चलो अपने अपने किस्से होते हैं, अपने अपने कहानियाँ होती है। आज वो अपनी जगह खुश है और मैं मेरे वाइफ के साथ में अपनी जगह खुश हूँ। तो आपका एक टिपिकल डे कैसा रहता है? आपके जो मतलब शोज़ रहते हैं, समझो आज आपका एक शो है,
तो आपका रूटीन कैसा रहेगा आज का पूरे दिन का? डिपेंड करता है कि शो कहाँ है, और मेरे मोस्टली शोज नागपुर के बाहर हैं। पूरे इंडिया मैंने ऑल ओवर इंडिया करते रहता हूँ, तो डिपेंड वहीं है। अगर आउट ऑफ सिटी है, स्टेट है, तो आपको फ्लाइट से जाना है तो रूटीन आपका चेंज हो जाएगा। और मैं ज़्यादातर अकेले जाता हूँ, तो मैं बस से ही सफ़र करता हूँ, ट्रैवलिंग करता हूँ। नॉर्मली मुझे ज़्यादा पसंद है, नए नए लोग मिलते हैं तो अच्छा भी लगता है, एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन नए कंटेंट मिल ऑब्जर्वेशन। जाते हैं आपको। तो ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है, नॉर्मल सी ज़िंदगी है, और उसी तरीके से शुरुआत होती है, उसी तरीके से अंत हो जाता है। तो अभी आप और आगे क्या सोच रहे हैं, आगे और क्या करेंगे आप? आगे तो बस अभी ऐसा लगता है कि अब मेहनत बहुत हो गई, अब इसका फल मिलना चाहिए, तो अब फल के लिए काम कर रहा हूँ। और देखते हैं ऊपर वाला भी कि आप जब इतना काम कर रहे हैं तो वो भी सपोर्ट करता है, तो अभी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास है, फिल्में हैं और प्रोजेक्ट्स हैं। खुश हूँ, सबसे बड़ी बात इन सारी चीज़ों को पाकर, और ऐसा लग रहा है कि अब जो मैं चाहता था बचपन से कि वो मुझे अब मिलेगा। तो आप हमें शेयर कर सकते हैं आपके जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है या फिर जो शोज़ है उसके बारे में? देखिए नाम तो नहीं बोल सकता क्योंकि हिडन है। तो मुझे फ़िलहाल कास्टिंग का काम मिला है, उसका मैं कास्टिंग भी दे रहा हूँ, और बिग बजट फ़िल्म है, बड़ी फ़िल्म है, सारे स्टार कास्ट बड़े हैं, बड़े डायरेक्टर हैं। एक चीज़ बोल सकता हूँ कि फ़िल्म है जिन्होंने शूल मूवी डायरेक्ट की थी, मनोज वाजपेयी साहब की, उनकी फ़िल्म है आने वाली। तो वो है, उसके लिए पूरी टीम काम कर रही है। दादा लोग हैं हमारे बड़े जिनके साथ में मैं काम कर रहा हूँ। वैसे मैं नहीं कर रहा हूँ, वो काम कर रहा है, मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ बस। तो पर खुशी है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट से आप जुड़े हुए हो, चल रहा है। और अच्छा। उन्होंने स्पेशली मुझे वहाँ प्राउड इसलिए फ़ील हो रहा है, नागपुर से मुझे कास्टिंग करनी है, जहाँ चाहते हैं हम लोग कि यहाँ के लोग बढ़े। और एक चीज़ तो है, बहुत समय से ये चाहता हूँ कि यहाँ के लोग आए, बढ़े। बहुत गलत भी हो रहा है इस इंडस्ट्री में, तो उन सबको ना फेस करना पड़े ये सारी चीज़ें। तो ऐसा लगता है कि जो एक्सपीरियंस हमारा हुआ है, बड़ी बात बताऊँ आपको, बताइए ना। सच्चे लोगों पे और अच्छे लोगों पे नहीं करते हैं लोग भरोसा, दिखावे पे ज़्यादा करते हैं। यहीं अगर डुप्लीकेट सोना चांदी की चेन पहन लूँ, अगर 4 अंगूठियाँ पहन के मैं अगर बोल दूँ मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, भले कुछ हो या ना हो, लोग नहीं देखते उसकी प्रोफाइल क्या है, लोग जानना भी नहीं चाहते वो लोग को क्या है। दिख रहा है ना सामने, बड़ी बड़ी बातें हो रही है ना, आज कटरीना कैफ के साथ मिला दूंगा, खत्म बात, लाख रुपए लगेंगे तुमको एक्टर बना दूंगा। हमें नहीं लगे, मैंने फिल्मों में काम किया, मुझे नहीं लगे कभी पैसे। हाँ ठीक है, जहाँ आपको पर्सनल ग्रूमिंग के लिए अगर खर्च करना है तो कर सकते हो, उसके लिए लाखों रुपए ऐसे होते हैं। और मेरे एक्सपीरियंस तो मैं बचाना चाहता हूँ, मत फंसो यार, जरूरत ही नहीं है आपके अंदर टैलेंट। अभी तो प्लेटफॉर्म भी ओपन हो गए, अब तो आपको किसी के पास जाने की जरूरत भी नहीं है, सोशल मीडिया सबसे बेस्ट, क्या जरूरत है। आपके साथ हुआ, आप अभी बोले कि आपने एक्सपीरियंस किया तो आपने। मेरे साथ भी हाँ। मेरे आगे हुआ, अच्छा, आप क्या मतलब आपके आप सामने बता हुआ, सकते हैं हमें? क्या बताऊं, बहुत लोग ही पोल खुल जाएंगे। बहुत गंदी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों के टैलेंट को, उनके इमोशंस को, उनकी भावनाओं को। और जब लोग भी तो है, लोगों ने भी अपना दिमाग नहीं लगाना। किसी ने बोल दिया मैं तुम्हें सलमान खान होना, तो लोग चले, कैसे बनेगा कोई सलमान खान? ना तुम सलमान खान बन सकते हो, ना सलमान खान की तरह बन सकते हो। आप बनोगे वही जो आप हो, तो क्यों उन लोगों की बातों में जाते हो कि चलो आ जाओ मैं तुमको बना दूंगा, मैं ये आपको चला दूंगा, ये प्रोजेक्ट है मेरा। वो पहले देख लो वो कहाँ बैठा है, अगर वो इतना बड़ा तो तुम्हारे साथ क्यों बैठा है, तुम्हारे पास वो भूत क्यों आ रहा है, उसका ऑफिस देखो कहाँ है अच्छी जगह पे तो जाओ, बात करो, देखो रजिस्ट्रेशन है नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए। उसके पहले के प्रोजेक्ट देखो, ये नहीं किए, चले बस, किसी ने बोल दिया आज ऑडिशन है, चले ऑडिशन, सबसे बड़ी बात, अरे कौन ले रहा है, क्या प्रोजेक्ट है, किसका है, इसके पहले वैलिड है क्या, पहले इन्फॉर्मेशन। सारी चीजें देखो यार। तुमसे ऑडिशन ले लेते हैं, प्रोफाइल आगे, मोबाइल नंबर आगे, सबसे पहला सवाल ये पूछा जाता है
हाँ बेटा आप क्या करते हो? आप बोलते हो सर मैं स्टूडेंट हूँ। ठीक है बेटा आपके पापा क्या करते हैं? आपने बोला पापा ठेकेदार है, पापा बिल्डर है। अब अपने यहाँ के लोगों की और एक है कि जो रियलिटी वो बताएंगे नहीं, बड़ा चढ़ा के बताएंगे। भले ही बाप रिक्शा चला रहा हो, नहीं बताएंगे पापा बिजनेसमैन। ये सुन के आगे वाला कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ठीक है बेटा एक काम करो, सीसीडी आ जाओ, कहीं और आ जाओ। अबे भाई तुम जब इतने बड़े हो तो तुम्हारा खुद का अपना ऑफिस होना चाहिए, इधर उधर क्यों बुला रहे हो? फिर भी आप जाते हो। वो बोलते हैं एक प्रोजेक्ट का इतना लगेगा, ये पैसा लगेगा, ये दे दो, देखो मैं तुमको ये करवाऊंगा, मैं पोर्टफोलियो बनाऊंगा। घर पे बन जाए पोर्टफोलियो, बन जाता है बिंदास, कोई जरूरत नहीं है किसी को पैसे देने की। नहीं खुद के पास होगा, किसी आजू बाजू वाले पास एक अच्छा क्वालिटी का मोबाइल होगा, कैमरे का, बहुत बढ़िया बन जाता है। सर्च करो, गूगल ने सब कुछ दिया हुआ है, सब दिया हुआ है, बिंदास दिया है। ऐसे भी मतलब फ्रॉड्स होते हैं। होते ही ज्यादा ये होते और लोग इन्हीं पे यकीन करते, लोग उन पे यकीन ही नहीं करते। अरे मैंने रियलिटी शो किया, एग्रीमेंट से लेके हर एक चीज सबको दिख रहा है, शो मेरा है, पर किसी बंदे ने उस शो को अपना बता के अपना क्रेडिट अपनी प्रोफाइल खड़ी कर दी। मैं तो बोलता हूँ सबके सामने, एक बार उसका उसके पहले का प्रोफाइल देखो, कुछ तो है क्या? या फिर पहली पोस्ट देख लो कहां से शुरुआत हुई है। फिर भी लोग उन्हीं बातों में जा रहे, और जिनको खुद कुछ करना नहीं आता वो आज स्टार बने बैठे हुए हैं। क्यों दिखावा? और दिखावा हमको नहीं आता। मुझे नहीं लगता नाना पाटेकर साहब को दिखाने की जरूरत है, विजय पाटकर साहब को दिखाने की जरूरत है, कदम साहब को दिखाने की जरूरत है, सिद्धार्थ यादव को दिखाने की जरूरत है, रोहित शेट्टी, अजित, कितने नाम बताओ, कभी देखा ही इनको? बड़े बड़े डायरेक्टर को देखा कहीं? कहीं देखा? बड़े बड़े फिल्म डायरेक्टर है, दिखाते कहां दिखाते? कर देते हो काम। उनको फॉलोअर फॉलोअर से कोई लेना देना नहीं, उनको अपना काम करना है, लोगों को पसंद है कि फॉलोअर ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। तो ऐसे लोगों पे यकीन करो ना जो दिखावा कर रहे भाई। एक बात बताओ, मेरे खुद के फॉलोअर 1.3 मिलियन, अब ये दिखाते फिर मुझे नहीं जरूरत, मैं तो मेरी प्रोफाइल ढंग से ये नहीं करता। मैं जिनको मेरा काम पसंद है वो मुझे बुलाते हैं, मेरे डायरेक्ट ऑडियंस है, डायरेक्ट क्लाइंट है। इतने साल हो गए, 10 साल के आसपास हो गए, मैं 10 लोगों को भी नहीं जानता ढंग से इवेंट मैनेजमेंट के, खुद के पर्सनल लोगों से जानता हूँ। पत्रकारिता के दौर पे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक्टर से मुलाकात हुई थी, वो आज भी मेरे संपर्क में। आप प्रोफाइल चेक कर लो, गूगल मार लो, कुछ भी कर लो, प्रूफ है, फेक नहीं है। अरे दादा आप किसी एक्टर से मिले, एक फोटो निकाली, आपने डाल दी, तो एक्टर तुम्हारा रिश्तेदार थोड़ी हो गया। और आप फोटो पे क्लिक करते हो, फोटो कहीं भी मिल जाती है, वॉशरूम में जाएगा ना एक्टर, उसके बाहर निकलेगा सर एक सेल्फी निकल जाती है। इसका मतलब नहीं कि उसके साथ काम कर रहे हो। देखो उन्होंने क्या काम किया है, वीडियोस है क्या? आज हमारे वीडियोस है, वीडियोस है, हमारे नाम से इमरान हाशमी मेरी तारीफ की वीडियोस है, राजपाल है तो सब बोले रिप्रेजेंटेशन है, वीडियोस है, काम किया है तो है। और हमें नहीं जरूरत है यार लोगों को हमारे बारे में प्रचार प्रसार करने की, हम काम करते रहेंगे। आज आपके पॉडकास्ट चैनल मुझे यहाँ इनवाइट किया, उनका धन्यवाद। तो क्या मैंने थोड़ी बोला, मैंने फोन करके, उनमें से किसी को मेरा काम पसंद है, उन्होंने मेरी कहीं ना कहीं उनके पास सिफारिश की होगी, तब जाके मुझे इनविटेशन आया और मैंने भी सम्मान पूर्वक मैं आया। दैट्स ऑल। मुझे जरूरत नहीं पड़ी, मैंने कोई अलग से आपको फोटो दिखाई, वीडियो दिखाई नहीं। तो ये जो फ्रॉड चल रहा है ना इस इंडस्ट्री में, मैं चाहता हूँ ये जो फेक जो दिखावे पे जिंदगी जा रही है मत करो यार। आप देख लो ओरिजिनल कास्टिंग जो रहती है ना मुंबई की, कहाँ पता चलती है? नागपुर में पता तो भी चलती है नहीं। यहाँ कौन सी पता चल रही है? शॉर्ट फिल्म, उसका आधा बजट तुमसे ले लेंगे लोग, किसके नाम पे? ग्रूमिंग के नाम पे। क्या मतलब है? बहुत फ्रॉड्स होते हैं। भयंकर, अरबों में है। तो आपको मतलब आपके डेफिनेशन सक्सेस के लिए आपकी डेफिनेशन क्या है किसी भी क्षेत्र में? खुद पे भरोसा,
डजंट मैटर कौन क्या कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरा काम अच्छा लग रहा है, मैं कर रहा हूँ। देखो, जरूरी नहीं कि सारे के सारे लोग मेरे बारे में अच्छा ही बोले। हो सकता है मेरे कॉम्पिटिटर मेरे बारे में बुरा बोले, मेरे दोस्त मेरे बारे में बुरा बोले। मैं बोलता हूँ, पहली बात तो ये बोलो कि मैं अपने दोस्तों पे भरोसा ही मत करो। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि आपका अगर कोई बहुत अच्छा दोस्त है ना, तो आपकी किसी भी चीज को बोले, अरे भाई क्या बात है यार, बहुत बढ़िया, भले ही गलत हो, फिर भी वो आपको तारीफ ही करेगा। तो सबसे बड़ा झूठा तो तुम्हारा दोस्त है, उस पर यकीन ही मत करो। यकीन करो वो जो तुमको नहीं आता, उसके सामने करके दिखाओ। अगर उसने बोला ये गलत है भाई, तो हाँ, अब उससे सीखो, डीमोटिवेट मत हो जाओ पहली फुर्सत में। अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। गलती है तो वही नहीं ना, गलती कहाँ हुई? गलती अगर है तो मेरे मानने ये है, पैदा होगी गलती हुई, गलतियां होती नहीं है। मेरा मानना और क्या है, देखिए, ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका कोई जवाब नहीं, और जिसका कोई जवाब नहीं ना, वो साला सवाल ही नहीं। तो इस क्षेत्र में आने वाले जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए आप क्या मैसेज कन्वे करोगे? इतना बड़ा तो नहीं हुआ कि उनके लिए मैं कर पाऊँ, पर जो मैं जितना एक्सपीरियंस लिया है, मैं उस एक्सपीरियंस से एक बात बोल सकता हूँ कि आपको कोई सलमान खान नहीं बना सकता, कोई शाहरुख खान नहीं बना सकता, कोई उनके जैसा नहीं बना सकता। आप अपने आप पे भरोसा करो, खुद ऑटोमेटिकली बन जाओगे, बस सही मार्गदर्शन में रहोगे। कभी भी इस क्षेत्र में बहुत धोखाधड़ी भी है, बहुत अच्छे लोग भी हैं, तो किस तरीके से पहचाने, तो यही कह रहा हूँ कि पहले तो उनका देखिए, उनकी प्रोफाइल देखिए, कौन है, कैसा है, क्या बात करता है। जो ज़्यादा आपको बार बार आपके पीछे लगा हुआ है, समझ लो फ्रॉड है। जिसको आपकी ज़रूरत है ना, तो उसको ये भी पता है कि आपको भी उतनी ज़रूरत उसको है, उसकी है। दोनों को ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद हो जाएगा। मैं बोलता हूँ कि देखिए, आप हैं, दूसरों की तरह बनने से बेहतर है कि आप अपनी तरह बनो, एक अपनी पहचान दो, अपने लिए करो, बड़ा मज़ा आएगा। रिस्पेक्टफुली करो, आदर सम्मान। तुमको बता रहा हूँ, आज मैं अगर एंड करूँ तो मैं सबसे ज़्यादा थैंक यू साउंड वाले, डीजे वाले का करता हूँ। पता है क्यों? क्यों? मेरा जो कुछ भी है ना, उसके भरोसे पे, अगर उसने साउंड खराब कर दिया, मैं सबसे बड़ा एंकर होकर भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो ये थिंक रखो कि जिसकी वजह से आप कर रहे हो ना, उनका सम्मान ज़्यादा करो, उनकी रिस्पेक्ट करो, तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाला को जो देना है वो आपको मिलता रहेगा, आपको प्यार मिलता रहेगा। और हर कलाकार के लिए ऑडियंस इंपॉर्टेंट है, तो उनका दिल कभी मत दुखाना, और एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। डाउन टू अर्थ। सभी नहीं। आज इतने बड़े बड़े कलाकार हैं, मनोज वाजपेयी साहब है, नवाजुद्दीन सर है, आप देखो कितने बड़े शोज में जाते हैं, कभी मैं बना नहीं है उनके अंदर, हम बना है। हम बोले तो हम सब कभी नहीं स्लीपर पहनते, नॉर्मल जिंदगी जीते। तो उनसे सीखिए, ऐसे लोगों से सीखिए, इनको फॉलो करो। दिखावे को फॉलो करने से अच्छा है रियलिटी को फॉलो करो, जो सच्चाई है उसको फॉलो करो, ऑटोमेटिकली बढ़ जाओगे आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी ओर से, और थैंक यू सो मच थैंक यू। मुझे यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच।